नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद अस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। और एक्सरसाइज 1.2 में जो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है और किन्हीं दो नंबर्स पर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी एस फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? देखिए, फैक्टर फैक्टर होता है कि यदि एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करके देखें और डिवाइड में रिमाइंडर 0 बच जाए तो पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है फैक्टर की। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 16 और 2 है और हमें चेक करना है कि 2 16 का फैक्टर है या नहीं है। तो हम 16 को डिवाइड करके देखेंगे 2 से। 2 8 जा 16। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 0। जिस केस में रिमाइंडर 0 बच जाता है उस केस में हम कहते हैं कि पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। यदि इस यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना बच के 1 बच जाता है या कुछ भी बच जाता 0 के अलावा, तो हम कहते हैं कि 2 16 का फैक्टर नहीं है। लेकिन 2 16 से 16 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 16 का फैक्टर है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे मान लीजिए 10 है। 10 को हम 5 से डिवाइड करके देखें तो 5 को डिवाइड करके देखेंगे तो 5 2 जा 10। यहाँ पर रिमाइंडर कितना? 0। तो हम कह सकते हैं कि 5 फैक्टर है 10 का। तो समझ गए होंगे आप डेफिनेशन कि यदि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करके देखें और रिमाइंडर उस केस में 0 बचे तो हम कह सकते हैं कि पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फैक्टर के बाद में हम बात करते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या होता है? देखिए, एचसीएफ का पूरा मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, फैक्टर को हम समझ चुके हैं, कॉमन और हाईएस्ट। हमेशा याद रखें कि एचसीएफ कम से कम 2 नंबर्स का निकलता है। तो 2 नंबर्स में जब हम उनके फैक्टर करके देखते हैं, जो कॉमन होगा, जो दोनों में एक सा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर। और यदि वो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या है? दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मींस वो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। मान लीजिए जैसे कि 2 नंबर्स हैं 18 और 42। इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 होता है 6 और 9। और इसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसके फैक्टर हैं। 2 से भी डिविजिबल है 18, 6 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अब 42 को देखते हैं हम। ये 2 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, फैक्टर क्या क्या है इनके। 18 के जो फैक्टर है वो है 2 6 9 और 42 के जो फैक्टर है वो है 2 7 6। अब हम देखते हैं पहले कॉमन फैक्टर कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर जो है हमारे क्या हैं? कॉमन फैक्टर यहाँ पर है, एक तो 2 है और एक ये हमारा 2 और 6 है। ठीक है स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो जो कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा इन दोनों में, यदि 3 नंबर्स ऐसे आते हैं जो कॉमन फैक्टर हैं, तो उन 3 या 4 नंबर्स में हम चेक करते हैं कि कौन सा हाईएस्ट है, वो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कहलाता है। यदि हम इसके एचसीएफ की बात करें 18 और 42 की, तो 18 और 42 का जो एचसीएफ है वो हमारा कितना है? ये हमारा 6, क्योंकि ये कॉमन भी है और इन दोनों का फैक्टर भी है और हाईएस्ट भी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 18 और 42 का जो एचसीएफ है वो कितना है? हमारा
6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे हम बात करते हैं एलसीएम पर। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल होता है, मान लीजिए हम 2 के मल्टीपल चेक करना चाहते हैं, तो 2 का मल्टीपल जो है 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी 2 के मल्टीपल हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसे जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक वे सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। और मल्टीपल ये जो एलसीएम निकलता है ये भी 2 नंबर्स का निकलता है। यदि 2 नंबर्स के मल्टीपल में हम कॉमन को देखें और वो सबसे छोटा होना चाहिए तो वो उन दोनों नंबर्स का क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं 4 और 3 की। देखिए 4 का टेबल पढ़िए, 4, 8 और 12 और 16, 4 बार पढ़ लेते हैं हम। ऐसे 3 का 3, 6, 12, 9 और हमारा हो गया 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इनमें मल्टीपल। 4 के जो मल्टीपल हैं ऐसे डॉट डॉट होंगे, हमने 4 तक लिए हैं, आप ज्यादा नंबर्स तक भी ले सकते हैं। हमने 4 टाइम्स तक मल्टीपल लिए हैं इनके। तो पहले मल्टीपल है 4, 8, 12 और 16। ऐसे 3 के मल्टीपल्स है। अब इसके बाद में हम करते हैं इनके कॉमन मल्टीपल की बात कि इनमें कॉमन मल्टीपल कहां पर जाकर मिलता है। देखो इसमें 4 है, ये 4 नहीं है, 8, 6, 12, 9, लेकिन यहां पर 12 मिल रहा है। अब इसके बाद में यदि हम चेक करें तो कितना होगा ये 15। इसके में तो 15 मिलेगा नहीं कहीं भी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो कॉमन मल्टीपल है वो हमारा क्या है 12। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ किस किस का लिया है हमने 4 और 3 का, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना है हमारा 12। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज इक्वल टू 12। देखो एलसीएम का मतलब होता है कि वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जिसको हम इन दोनों नंबर से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली 0 होना चाहिए। हमेशा याद रखें जो एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा और एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों नंबर से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह इन दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा। ऐसे ही इसमें ये हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा या इनमें से कोई सा एक होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 4 और 3 का जो एलसीएम है वो 12 है, ये इन दोनों से बड़ा है। और यहाँ पर 18 और 42 जो है इनका जो एचसीएफ है वो 6 है, जो कि इन दोनों नंबर से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने बेसिक कंसेप्ट पर बात कर ली कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अब इसके बाद में आते हैं कंपोजिट नंबर कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर जिनके एक 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 16 है, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं। ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है, और हर एक नंबर 1 से तो डिविजिबल होता ही है। तो हम कह सकते हैं इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। वे नंबर जिनके एक तो 1 और स्वयं को छोड़कर, खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर यदि और भी फैक्टर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सभी नंबर्स क्या है हमारे कंपोजिट नंबर हैं। और इसके बाद में आता है हमारा प्राइम नंबर पर। देखिए आपको डेफिनेशन पेपर में नहीं आएंगे, मैं आपको केवल चैप्टर को समझने के लिए इन डेफिनेशंस को समझा रहा हूं। अब इसके बाद में आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, और वे 2 फैक्टर भी कौन कौन से हों, एक तो 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद होना चाहिए। जैसे कि 7, प्राइम नंबर का एग्जांपल है 7। ये 7 जो है एक तो 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, इसके अलावा 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपने क्या समझी कि एक तो फैक्टर 1 होना चाहिए उसका और एक वो नंबर खुद होना चाहिए, तो उस नंबर को हम कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है 2।
वन प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि वन में जो वन वाला है और वो स्वयं वाला है, वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा वन वाला वन है और कौन सा स्वयं वाला वन है। तो इस वजह से वन को हम छोड़ देते हैं। वन हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, टू प्राइम नंबर होता है। देखिए टू, एक तो टू से डिविजिबल है और एक वन से डिविजिबल है। इसके फैक्टर जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो टू है और वन है, मतलब उसके फैक्टर केवल दो होने चाहिए प्राइम नंबर के, एक तो वो नंबर खुद और एक वन होना चाहिए। लेकिन अब 16 को चेक करें, 16 में 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है और 16 भी है। तो मतलब इसके ये दो फैक्टर होते केवल, तो हम कह देते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है। लेकिन इसमें एक और भी फैक्टर्स हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा 16 जो है क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। देखिए 4 से पहले 3 आता है। 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 एक तो 3 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर वो कंपोजिट नंबर है वो हमारा क्या है, 4। 4 एक तो 4 से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके 3 फैक्टर्स हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाने चाहिए और वो 2 फैक्टर भी कौन कौन से होने चाहिए, 1 और 4। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद में हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए ये थ्योरम कहना चाहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मींस किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर या प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि 25 हमारा कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है और इसको हम 5 × 5 लिख सकते हैं। और 5 कैसा नंबर है हमारा, ये हमारा नंबर है प्राइम नंबर, क्योंकि 5 एक तो 5 से डिविजिबल है और एक 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कहना चाहती है वो ये कहना चाहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड या रीअरेंज, मतलब इसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। प्राइम नंबर है 5 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, या इस तरीके से बोल सकते हैं, मान लीजिए 6 है, 6 कंपोजिट नंबर है, इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है और 3 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहना चाहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स या मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम आगे क्वेश्चंस को लेकर समझाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा आपको ये जब भी ज्यादा समझ में आएगी जब हम इसके क्वेश्चंस लेंगे। अब इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल कहना चाह रहा है कि हमेशा याद रखिए कि ये जो फॉर्मूला है केवल 2 नंबर्स पर एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये 2 नंबर्स पर एप्लीकेबल है केवल। मान लीजिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, 2 नंबर से लिए हमने 4 और 3। हमें उन पर ये चेक करना है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या इक्वल है या नहीं है। यदि ऐसा है तो ये फॉर्मूला हमारा सही है, वरना गलत है। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 और 3 का हम एचसीएफ चेक करते हैं। 4 के फैक्टर होते हैं 1, 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 3 को हम लिख सकते हैं 1 × 3। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1, और हाईएस्ट भी वही है। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 4 और 3 इज इक्वल टू 1। अब इनका एलसीएम होगा 4 × 3 मीन्स 12। इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 12 है। हम पिछले क्वेश्चन में हम आपको समझा चुके हैं कि 4 और 3 का जो एलसीएम है वो 12 कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको चेक करते हैं। एचसीएफ
ऑफ 4 and 3 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 4 and 3। चेक करते हैं एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है इसका 1 और एलसीएम कितना है हमारा 12, तो ये हमारा हो गया 12। और हमारे ए और बी का मतलब है कि वो दोनों संख्याएं जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो वो दोनों नंबर्स क्या क्या है 4 और 3, और इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एचसीएफ ऑफ 4 and 3 एंड एचसीएफ ऑफ 4 and 3 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3। दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर चुके हैं। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इन सभी नंबर्स पर बात करेंगे, फैक्टर कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं, वो क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज 1.2 में लेंगे और कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 को। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमसे एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इन सभी को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें अरेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, हम इनमें से किसी एक पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे और बाकी 3 पार्ट्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए एग्जाम में आप जब भी कर पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम से पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने जो हमने कराए हैं वो भी, और जो हमने छोड़े हैं वो भी आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एग्जांपल्स की मदद ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेते हैं। इसमें देखिए हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने के लिए हम एक रफ कार्य करेंगे। देखिए ये हमको पेपर में नहीं लिखना, ये केवल हमें अलग करके देखना है रफ कार्य पर। हाँ, इस ध्यान दें यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टर के रूप में अरेंज करना है इन नंबर्स को। ठीक है, तो हम केवल प्राइम फैक्टर से ही काटने की कोशिश करेंगे इन नंबर्स को। तो पहला प्राइम फैक्टर जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो कौन सा होता है 2। अब देखिए 2 की प्रॉपर्टी होती है कि जिन नंबर्स के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई भी नंबर्स नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 की प्रॉपर्टी होती है कि नंबर्स को ऐड करके देखो, जितनी भी संख्याएं जितने भी नंबर हैं उनमें उन सबको ऐड करके देखो, यदि उनका एडिशन 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे 3 से। तो इनको चेक करते हैं। 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18 हो गया इनका कितना एडिशन हो गया इन सभी नंबर्स का। नंबरों का जो एडिशन है वो हमारा है 18। तो इसको चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 1 2 7 और 5। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। ये जब ये डिविजिबल नहीं है 2 से तो अगला नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इसको चेक करते हैं फिर दोबारा 3 से। 7 5 12 2 14 और 1 15, मतलब 3 से डिविजिबल अब भी है। 3 चौक 12, 3 3 दूनी 6 और 3 पंजा 15। अभी इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 5 और 2 7 और 4 11। ठीक है, 4 से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 हमारा कैसा नंबर होता है कंपोजिट नंबर होता है, और हमें किसके रूप में लिखना है हमें प्राइम फैक्टर के। तो प्राइम नंबर से ही काटेंगे केवल नंबर्स को। 5 8 5 5 17 और 17। ठीक है स्टूडेंट, तो 3825 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 और 17। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2, 3 2 बार है और 5 कितना है 2 बार और 17 हमारा 1 बार है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर के जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, वो ये है। आपको एग्जाम में जो लिखना है वो ये लिखना है। ठीक है, 3825 के जो प्राइम फैक्टर हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो ये है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको
अपना अलग रफ कार्य में करके देखना है, ठीक है। तो बाकी बचे हुए पार्ट्स को आप सोल्व करने की कोशिश करें। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है to find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equal to product of two numbers। मतलब हमें चेक कर फाइंड करने हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। ये जो दोनों पेयर्स दिए हुए हैं, ऐसे हमें स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हमें इन दोनों नंबर, ये जो पेयर्स दिए हुए हैं, इनका एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और ये वाला फॉर्मूला हमें चेक करना है इन दोनों, ये जो हमें दो पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इनमें हम किसी एक क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे और बाकी पार्ट्स को आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे वैसे ही आप दोनों पार्ट्स को कर सकते हैं। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 और 91, ठीक है। तो इनका सबसे पहले हम इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे उनको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख के चेक करेंगे। इसके जो फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर जो होते हैं 2 और मल्टीप्लाई 13। ये इनका जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया 26। ऐसे ही हम 91 को लिख के देखेंगे। ये हमने लिखे ऐसे ही हैं जैसे हमने आपको पहले बताया था। 3 2 से डिवाइड करके देखेंगे 13 13 1, ऐसे ही बस हमने डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि ये आपका काम है इसको फैक्टर के रूप में चेक करना कि किस तरीके से हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं। अब ऐसे 91 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 13। देखिए एचसीएफ हमने बताया था कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। दोनों में जो कॉमन है वो कितना है 13। और एलसीएम, देखिए एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। एलसीएम एक तो जो दोनों में से कॉमन है उसको हम लिखते हैं एक बार, और जो बाकी नहीं, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेते हैं। एचसीएफ में केवल कॉमन वाला आता है और एलसीएम में कॉमन वाले भी आते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी आते हैं 7, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया 7 दूनी 14, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा 182। एलसीएम हमारा हो गया 182 और एचसीएफ होगा 13। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट तो खत्म हो गया कि इनके एलसीएम और एचसीएफ जो फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमसे कह रहा है कि वेरीफाई दैट, इस चीज को हम वेरीफाई करके देखेंगे। देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करके देखते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये हमारा आएगा 13 मल्टीप्लाई 182 और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 26 और 91 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा वो आएगा हमारा कितना, इसको हम चेक कर सकते हैं। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, इन दोनों को चेक कर लें। यदि ये दोनों बराबर हैं तो हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब ये चीज सही है, इस क्वेश्चन में वेरीफाई हो गई है। और नहीं, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि वेरीफाई इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला सही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के हमें LCM और HCF फाइंड करने हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए, एक पार्ट को सॉल्व करके बाकी पार्ट आप सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट पार्ट को हम ले लेते हैं 12, 15 एंड 21। देखिए स्टूडेंट, अब 12 के जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के होंगे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7।
ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम इनमें एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21, एचसीएफ जो होगा इन तीनों नंबर्स का वो होगा कॉमन नंबर। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नंबर है, नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, तो तीनों में 2 नहीं है, तो 2 तो इसका एचसीएफ होगा नहीं। अब हम चेक करते हैं 3 को, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका? 3 हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम, एलसीएम हमने बताया था कि कॉमन वाला लिख लो सबसे पहले, तो सबसे पहले लिख गया हमारा कॉमन वाला। बाकी अब जो बचा हुआ है उसको लिखो 4, और इसके बाद में लिखो 5, और उसके बाद में 7। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इनमें से एक लिख लिया, तीनों में से एक, और बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से हमने एक लिख लिया, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, कितना 4 × 12, 12 × 5 = 60, और ये होगा हमारा 420। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से हम सेकंड पार्ट को इसमें कर रहे हैं। 17, 23 और 29। देखिए 17 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे ये, और 23 के 1 × 23। ये प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके प्राइम नंबर्स है, इस वजह से इनके फैक्टर जो होंगे एक तो 1 होगा और ये स्वयं होंगे। अब ये 29, 1 × 29। तो एचसीएफ जो होगा वो होगा कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या है? 1। ठीक है, और एलसीएम में आपको पता है कि जोड़े में से एक लेना है और बाकी बचे हुए जो हैं उनको लेंगे, मल्टीप्लाई 29। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, वो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 = 9, और फाइंड करना हमें एलसीएम। इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करवाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें क्या क्या पता है? एचसीएफ पता है 2 नंबर्स का, और वो दोनों नंबर्स हैं वो क्या है वो पता है, और एलसीएम फाइंड करना है। तो आप याद करिए वो फॉर्मूला, ए की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 306 और बी = 657 है। ठीक है, और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी = 9, और एलसीएम में फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आसान है ये क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस है। ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे, एलसीएम 306 और 657 = नहीं, हम पहले फॉर्मूले को ही लिख लेते हैं। एचसीएफ 306 657 मल्टीप्लाई एलसीएम 306 657 = 306 और 657। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको उसी साइड रखते हैं और बाकी को दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर की साइड जब ये जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 306 × 657 अपॉन एचसीएफ 306 और 657, 306 657 अपॉन 9, क्योंकि एचसीएफ जो दिया हुआ है हमें 306 और 657 का, वो कितना है? 9। इस क्वेश्चन को केवल फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है और इसमें कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसा आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है 4 की पावर n करके। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मींस 6 की पावर n में यदि n की वैल्यू हम 1, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से,
यदि हम 1 2 3 ऐसे रखते जाएं तो ऐसा कौन सा n का नंबर है, n का कौन सा ऐसा नंबर वैल्यू आएगी जिसके लिए 6 जो है 6 की पावर मान लीजिए 5 पर आ गई, तुम 6 की पावर 5 पर क्या इसकी जो वैल्यू है वो 0 पर एंड होगी या नहीं होगी, तो ये हम चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 6 की पावर n जो है इसको हम चेक करने के लिए यूज करेंगे हमारी कौन सी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए 6 की पावर n, मान लीजिए n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो n की वैल्यू 1 यदि है 1, इसके फैक्टर कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम 6 की पावर 2 करें तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, ठीक है। और कोई भी नंबर 0 पर एंड जब होता है जब उसमें मल्टीप्लिकेशन हुई हो 2 और 5 की, ये 10 की मल्टीप्लाई हुई हो, तो यहाँ पर देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6 की कितनी भी पावर आप कर लो कि ये नंबर जो है 0 पर एंड हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज 6 हैज फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 सो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए मेरा मेरा मतलब आपको क्वेश्चन समझाना, आप थ्योरी अपनी बुक से लिख सकते हैं जैसा कि एग्जांपल में आपके में दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, क्यों, क्योंकि 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 and 3 है, यदि इसको 0 पर एंड होना है तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन समझाई थी कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और वो 2 फैक्टर्स भी किससे अधिक होने चाहिए, एक तो फैक्टर 1 होना चाहिए और एक वो खुद नंबर होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे इसके फैक्टर कहीं 1 और इटसेल्फ नंबर से ज्यादा तो नहीं है, यदि ज्यादा है तो हम कहेंगे कंपोजिट नंबर है, यदि कम है और इक्वल है, कम नहीं कहेंगे मतलब इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको चेक करते हैं। ये हमारा नंबर आया 1014, ठीक है। इसके हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख के देखा तो इसके फैक्टर आए मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके भी, देखिए 2 भी है 3 भी है 13 भी है, ठीक है स्टूडेंट। और फैक्टर होने कितने चाहिए, कंपोजिट नंबर को सेटिस्फाई नहीं होने के लिए होने चाहिए केवल 1014 और 1, लेकिन यहाँ पर फैक्टर ज्यादा हैं इसके, और ऐसे इस नंबर में इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, तो हम कह सकते हैं सिंस दिस नंबर एंड दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स भी किससे अधिक हैं, ये 1 से और इटसेल्फ से, मतलब ये दोनों नंबर जो स्वयं है इनसे और 1 से अलग फैक्टर हैं इनके, इस वजह से अतः देयरफॉर मींस देयरफॉर मीन होता है अतः, देयरफॉर गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, तो दिए हुए नंबर्स जो हैं हमारे कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो आइए आज की एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोने टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at that starting point? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ का एक स्पोर्ट फील्ड है और सोनिया उसका एक राउंड लेने में 18 मिनट लगाती है और रवि उसका राउंड लेने में लगाता है 12 मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में, तो बताइए कि कितने टाइम बाद वे अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें हम थ्योरी जो है कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे।
इसमें हम लिखेंगे दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट टाइम एलसीएम। इन दोनों के एलसीएम के इक्वल, जो इनका एलसीएम होगा उनके इक्वल टाइम पर वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट, इनका एलसीएम जो होगा वो आप देख लें 36 मिनट के करीब होगा लगभग। आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का था ये लास्ट क्वेश्चन। आगे आने वाली वीडियोस में हम आगे ऐसे अगली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।